मयूरेश जोशी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग से। मयूरेश शुक्रिया। मैं निफ्टी का ना क्वेश्चन अभी आपसे बाद में पूछूंगा। टिपिकली निफ्टी पे तो हमको वैसे भी ज्यादा प्लेस समझ में आ भी नहीं रहा। आप मेरे को ना लिकर कंपनीज के बारे में बताइए कि उनमें क्या किया आपने कल के मूव के बाद। क्लाइंट्स को कुछ रिकमेंडेशन दी है प्लस करने की, दूर रहने की? क्योंकि जो रिपोर्ट्स हम आज देख पा रहे हैं ना वो तो गंभीर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ही 1600 रुपए का हो जाएगा जिसमें लीडर है। नहीं, लार्जली आई थिंक हमारे सेक्टर पे कॉल न्यूट्रल ही था। जैसे स्टेट रेगुलेशंस चेंज हुए जा रहे हैं और जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आई थिंक वॉल्यूम्स में थोड़ा इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिलेगा। एंड इफ ऑल द स्टेट्स प्रॉब्ली स्टार्ट फॉलोइंग दिस, मुझे लगता है जितना दबाव आ सकता है कंपनियों के बैलेंस शीट्स के ऊपर, ये सब्सटैंशियल हो सकते हैं। इफ बट की सिचुएशन है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रादर हमारा कॉल यही है कि देयर आर फार बेटर सेक्टर्स टू प्रॉब्ली लुक एट। तो आई थिंक लिकर कंपनीज का हमारा कॉल शायद न्यूट्रल ही था, न्यूट्रल ही रहेगा। चलिए, और साथ ही साथ एक पंजाब नेशनल बैंक पे भी खबर है कि बैंक ने कुडो शिमी के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज की है। लोन फ्रॉड मामले में शिकायत दर्ज हुई है और जो क्वांटम देखिए फ्रॉड का 1300 करोड़ बताया जा रहा है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है पंजाब नेशनल बैंक के संदर्भ में। लेकिन कल लेटर हाफ में बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस बढ़ गया था। पंजाब नेशनल बैंक तो चला ही, ओबीसी, बीओआई, डीसीबी, फेडरल बैंक सभी में दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग है। स्ट्रॉन्ग मूव कल के सत्र में। एक बार राकेश यहाँ पर, राजेश एक बार फटाफट से इनके चार्ट्स देख के बताएं, बेस्ट स्ट्रक्चर किसका लग रहा है आपको बैंकिंग सेक्टर में अभी? देखिए, बैंकिंग में सबसे ज़्यादा बेस्ट स्ट्रक्चर मुझे कैनरा बैंक का लग रहा है। हालांकि फॉलोइंग द न्यूज़ कल पीएनबी में शॉर्ट कवरिंग मिली, ओरिएंटल बैंक में भी आई, लेकिन अगर स्ट्रक्चर वाइज देखना है तो कैनरा बैंक ज़्यादा बेटर लगता है। 300 के ऊपर 300 का इसका एक टेक्निकल लेवल है। इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल। 300 का जो लेवल है दैट्स अ ट्रेंड रिवर्सल फॉर कैनरा बैंक। और मुझे लगता है अबाउ 300 इट शुड बी अ बाय ऑन डिप काउंटर। अपसाइड में इसका जो टारगेट रहेगा ऑन ए पोजिशनल बेसिस, मुझे लगता है 340 से 345 का टारगेट इस सीरीज में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको आज का टुडेज ट्रेड भी बता देते हैं। कल हमने बम बनाने वाली एक कंपनी प्रीमियर एक्सक्लूसिव की बातचीत की थी और काफी अच्छा एक्सक्लूसिव भी हुआ था। एक्सप्लोड बहुत अच्छा हुआ और एक 7% ऊपर तो खुला ही था। हालांकि कल दिन में अच्छा प्रॉफिट बनाने के बाद ये भी धीरे धीरे अपना असर काम करके ये 2% की बढ़त के साथ ही बंद हुआ। 390 भी क्लोज था। 415 का टारगेट था जो हिट हो गया। हाई बना था 416 का। आज का शेयर आपको बताएंगे रजत, बताएं। बिल्कुल, एसएमएस फार्मा होगा जिस पे आप नजर रखें। देखिए, चुनिंदा फार्मा स्ट्रक्चर्स, खासतौर से छोटी कंपनियां, स्मॉल कैप स्टॉक्स, वहां पर हलचल ज्यादा देखने को मिल रही है। एपीएम मैन्युफैक्चरिंग का मुख्य कारोबार है कंपनी का। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपका व्यू थोड़ा पोजिशनल है तब तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्गली मोमेंटम गैदर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मंथली चार्ट ही सुधरते हुए नजर आए हैं। वीकली चार्ट में इंपॉर्टेंट एवरेज के ऊपर निकला। निचले स्तरों से कुछ खरीदारी डेफिनेटली देखने को मिल रही है। अब खरीदारी बढ़ेगी क्यों? वो इसलिए क्योंकि वैल्यूएशन प्ले होगा। नतीजों से पहले कुछ ऐसे स्टॉक्स चेज हो रहे हैं जहां पर एक तो नतीजे बहुत बेहतर है ऑपरेटिंग फ्रंट पे और दूसरा वैल्यूएशन काफी बेहतर है। इस कंपनी की वैल्यूएशंस पीई 16.7 का और जो सेक्टर पी है वो 28 के मल्टीपल पे चल रहा है। ऊपर से तिमाही नतीजे अगर 4 तिमाही में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आया। चाहे तिमाही तिमाही कंपेयर कर लें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हुआ है। कैश ईपीएस कंपनी की 7.2 की है। एक और पॉजिटिव ट्रिगर हाल फिलहाल में खबर यह थी कि इनकी जो एसोसिएट कंपनी थी वीकेटी फार्मा, उसमें स्टेक बढ़ाते चली जा रही है। 41% स्टेक ऑलरेडी हो चुका है। शेयर खरीद जारी है और 45% के डिलीवरी वॉल्यूम्स रजिस्टर हुए हैं बीते सत्र में। तो कहीं ना कहीं खरीदारी के संकेत हैं। निचले स्तरों से तेज हुआ है तो ये डेफिनेटली एक बेहतर कैंडिडेट हो सकता है। फार्मा सेक्टर में तेजी पकड़ सकता है। 100 का टारगेट लेके चले, 90 का एक स्टॉप लॉस। छोटा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में। ठीक है, 100 का टारगेट है। फार्मा का एक स्पेस का शेयर एसएमएस फार्मा, इस पे आप नजर रख सकते हैं। 90 का एक स्टॉप लॉस भी है। सुब्रा, यूएस से अभी तक तो कोई अच्छी खबर आई नहीं, लेकिन एक खबर ये आ रही है कि शायद गेल को ना एलएनजी की सप्लाई हो जाएगी और एक बार आप पेट्रोनेट एलएनजी को भी जोड़ सकते हैं। टिपिकली इसको भी अच्छा बेनिफिट मिला है इस पूरे क्वार्टर के अंदर। एक तो प्राइसिंग का और दूसरा मांग का। डिमांड सप्लाई थोड़ा मिसमैच नहीं था, इस बार फेवरेबल था। इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? गैस से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, एक तो गेल और एक पेट्रोनेट एलएनजी। ब्रॉडली आई थिंक जो भी न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं और जहां पर इनकी एलएनजी के जो आउटसोर्सिंग का जो एक फायदा मिल रहा है, तो आई थिंक ब्रॉडली ऑलरेडी हम इसका पॉजिटिव इफेक्ट देख रहे हैं। और खास करके पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी गिरावट मिले, मामूली सी गिरावट में भी बाइंग आ रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्टेडी राइस है, काफी कंफर्टिंग है। तो मेरा मानना है कि शायद डेफिनेटली पेट्रोनेट एलएनजी प्रेफरेंस के तौर पर शायद थोड़ा ज्यादा आई वुड प्रेफर ओवर गेल।
और एक और काउंटर जहां पर ऐड कर सकते हैं वो है GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम। वहां पर भी हमने अच्छी खासी हम बाई देख रहे हैं, लगभग उसका भी ऐसे ही फायदा है और पैन इंडिया प्रेजेंस उसका भी। मेरा मानना है कि शायद इस पे भी आई थिंक 150-55 के आसपास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट है। आई थिंक ब्रॉडली सेक्टर पॉजिटिव होने के वजह से ये सब तीनों काउंटर पे अच्छी खासी और यहाँ से भी अप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है। ठीक है मयूरेश, ये दो शेयर हैं, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा डी मार्ट। डी मार्ट कल एक अच्छा 806 का हाई बना के गया, थोड़ा सा करेक्ट हो गया था बाद में, लेकिन फिर भी इसकी क्लोजिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ, ना केवल एक कमजोर हुआ बल्कि 1400 के भी नीचे पहुंच गया। टिपिकली बार बार हम ये कहते हैं कि किसी भी गिरावट में खरीदारी करें। ये कंप्लीट हो गई है रिलायंस में गिरावट या फिर अभी और आना बाकी है? आपकी एक तो कैलकुलेशन रिलायंस पे और दूसरा डी मार्ट, इसकी फेयर वैल्यूएशन आपके हिसाब से कितनी है, 1000 या फिर इससे भी ऊपर की? जो रिलायंस की आई थिंक एक मूव हमने देखी थी, आई थिंक इट वाज मोर और लेस बेस्ड टेलीकॉम सब्सक्राइबर नंबर्स के ऊपर, और जितना इन्होंने पैसा लगाया टेलीकॉम में 2 लाख करोड़ का, आई थिंक मार्केट्स यही मान के चल रहा है कि जैसे इनको अभी रिस्पांस मिला 73 मिलियन सब्सक्राइबिंग टू द टेलीकॉम पैक फॉर जियो प्राइम मेंबरशिप, कहीं ना कहीं आई थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स वहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलेगा। कोर केपेक्स जितना हमने देखा था उनके कोर बिजनेस पेटकेम और रिफाइनिंग में, दे आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द कर्व, जिसका मतलब ये हुआ कि जितना केपेक्स या वर्क इन प्रोग्रेस था, आई थिंक दैट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू कम टू द एंड ऑफ द साइकिल। और जो रिटर्न रेशियोज होंगे स्पेसिफिकली ROEs, आई थिंक दे शुड शो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन गोइंग अहेड। तो मेरे ख्याल से आई थिंक हर एक गिरावट पे आई थिंक एक स्टैगर्ड वे में रिलायंस इंडस्ट्रीज इज समथिंग दैट आई रिमेन एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट अगले 1 से 1.5 वर्ष के लिए। दूसरा आई थिंक कंसिडरिंग डीमार्ट, आई थिंक जैसे इसके कोर डायनेमिक्स हैं और बिजनेस में अगर हम कंपेयर करें ऑफ पीयर्स लाइक बिग बाजार, हाइपर सिटी, स्पेंसर्स, इसका जो इन्वेंट्री टर्नओवर है इज क्वाइट सब्सटेंशियल है 13 odd times। विद द कैपिटल रेज डेट रिड्यूस होगा बैलेंस शीट के ऊपर, ओन करते हैं तो इनका जो रेंटल है वो 0.2 है कंपेयर टू 8.8 फॉर बिग बाजार, ऑलमोस्ट 7% फॉर हाइपर सिटी एंड ऑलमोस्ट 5.5% फॉर स्पेंसर्स। एम्प्लॉय कॉस्ट भी काफ़ी मैनेजेबल है एट ऑलमोस्ट 1.2 to 1.5% ऑफ इट्स ओवरऑल टॉप लाइन कंपेयर टू बिग बाजार जिसका आई थिंक 5% है, 7.5% फॉर हाइपर सिटी, 7% फॉर स्पेंसर्स। तो कहीं ना कहीं जो कोर डायनामिक्स है, ऑपरेटिंग डायनामिक्स है बहुत अच्छे हैं, और पर स्क्वायर फीट अराउंड 28,000 to 30,000 रेवेन्यू जनरेट करते हैं कंपेयर टू 9,500-10,000 फॉर बिग बाजार, अराउंड 16,000-17,000 फॉर स्पेंसर्स। तो आई थिंक जो कोर डायनामिक्स है वो बढ़िया है। टॉप लाइन 52%, बॉटम लाइन 40% ग्रो कर चुकी है, बट इवन इफ प्रॉफिट कंपाउंड एट 50%, मुझे लगता है आई थिंक वैल्यूएशंस डेफिनेटली हायर साइड पे है। तो फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, हालांकि द स्टॉक कैन कीप ऑन डूइंग वेल। तो मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर्स को IPO में लगा है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज हमको समझ में, रिलायंस किसी भी डिप में बाय करें, मयूरेश ये कह रहे हैं, और डी मार्ट को लेकर उनको थोड़ी सी वैल्यूएशन को लेकर अभी अनकंफर्ट है, वो अभी कह रहे हैं कि थोड़ा अभी रुक जाना चाहिए, ताज़ा खरीदारी तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। हालांकि डी मार्ट पे डिटेल एनालिसिस हम आपके सामने और भी रखेंगे, क्योंकि अब विश्व का सबसे महंगा एक जो रिटेल का प्लेयर है ये बन चुका है डी मार्ट। कल 50,000 करोड़ के मार्केट कैपिटल का आंकड़ा भी पार हो गया था, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड इसने बनाए हैं। इसका पूरा डिटेल एनालिसिस आप ज़ी बिजनेस की स्क्रीन पर ही देखेंगे। लेकिन सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुछ ऐसे न्यूज़ फ्लो के साथ जिसपे एनालिसिस अभी बहुत ज़रूरी है, ठीक बाजार खुलने से पहले। सुमित, सबसे पहले खबर तो IT पे ही, IT को लेकर जो चिंताएं हैं ना, आप बताइए कितनी गंभीर है? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि रिजल्ट से पहले भी हम ये समझ नहीं पा रहे कि इन्फोसिस को शॉर्ट करें या फिर प्लस करें। डिम्पी, सबसे क्रूशियल फैक्टर जो एक IT कंपनी के लिए होता है वो है रुपया। तो पहले रुपए को लेके जो कंफ्यूजन है वही दूर कर दिया जाए कि रुपया जाएगा कहाँ आखिर। रुपया कल भले ही एक पुल बैक देके बंद हुआ, कल भले रुपया 1.5 लो के आसपास बंद हुआ, लेकिन लगातार जो ओवरऑल रुपये का ट्रेंड है वो मजबूती का ही है, और डॉलर में कमजोरी ही लगातार देखने को मिल रही है। इससे कई सारे रीजन भी हैं, लेकिन जो एक हमने एक पोल किया है ये जानने की कोशिश की है कि छोटी अवधि में, मध्यम अवधि में रुपया कहां तक जाएगा। शुरुआत की छोटी अवधि में रुपए की जो चाल है वो ज्यादातर मानते हैं कि मजबूती ही रहेगी रुपए के अंदर, करीब करीब 90% जानकार मानते हैं कि रुपए के अंदर मजबूती ही रहेगी, और 11% ऐसे जानकार हैं जो मानते हैं कमजोरी देखने को मिल सकती है शायद रुपए के अंदर, लेकिन मेजरली रुपए के अंदर मजबूती रहेगी। अगर मजबूती आती है तो लेवल क्या रहेंगे, इस पर हमने उनसे पूछा।
करीब करीब 64 रुपए के नीचे रुपया जा सकता है, ऐसा ज्यादातर जानकारों का मानना है। मेजरली 80 से 90% जानकार ये मानते हैं कि रुपया जिस तरह तेजी दिखा रहा है शायद 64 का लेवल भी तोड़ दे। 65 करीब 7% और 63 करीब करीब 6%। 63 की बात है, ये भी आप एक चीज गौर करिएगा कि 63 तक भी जा सकता है। इसके अलावा मध्यम अवधि में रुपए के लिए ज्यादातर लोग मानते हैं कि शायद कमजोरी का रुख देखने को मिले और करीब करीब 88% लोगों का यह मानना है कि जो एक कमजोरी का ट्रेंड है वो बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 12% लोगों का मानना है कि मजबूती रुपए के अंदर देखने को मिलेगी मध्यम अवधि में। तो शॉर्ट टर्म में रुपया मजबूत रहेगा, मध्यम अवधि में शायद कमजोरी देखने को मिले। लेकिन मेजरली जो रेंज बनने की बात हो रही है रुपए की वो है 64-50 से करीब करीब 65-50 के बीच में। यानी जिस रेंज में रुपया अभी कामकाज कर रहा है यहां से थोड़ा मजबूती दिखाएगा, 63 की रेंज तक भी शायद जाए, वहां से वापस आएगा और 64-50 से 65-50 के बीच में रुपया आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आईटी कंपनियों के लिए आपने बात की कि नियर टर्म में किस तरह का इंपैक्ट रहेगा, तो हाँ, रुपए में जिस तरह से मजबूती का ट्रेंड देखने को मिल रहा है ये नियर टर्म में उनके लिए एक हेडविंड दे सकता है। लेकिन आगे की चाल कैसी रहती है वो काफी हद तक ग्रोथ गाइडेंस पे डिपेंड करता है उन सभी कंपनियों की, फिर कहाँ हेजिंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो रुपए की चाल है ये अब और मजबूत होती नजर आएगी शॉर्ट टर्म में। लेकिन जैसे आपने बताया यहाँ पर सुमित, उसी को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करूंगा, आईटी कंपनियों पे असर बताएं। इनफैक्ट ये फुली हेज्ड हैं कंपनियां या फिर ये जो अभी जो करेक्शन शुरू है ये और बढ़ सकती है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से तो अभी 64 के नीचे भी पहुंच सकता है। तो उसका असर भी तो कहीं ना कहीं आईटी कंपनियों को अर्निंग्स में नेक्स्ट तिमाही में ही सही झेलना जरूर पड़ेगा। इट्स अ सडन फॉल जो इसमें डॉलर के टर्म्स में आ। देखिए रजत, एक चीज क्रूशियल है, पहले तो क्योंकि रुपया मजबूत हो रहा है, मजबूती इस हद तक आ रही है कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद 60 तक भी रुपया चला जाए। 60 अपने आप में बड़ी बात है, 64 पे अभी रुपया है, 60 जाता है तो 4 रुपए का सीधा सीधा गेन रुपए के लिए, ये आईटी कंपनी के लिए बड़ा हेडविंड होगा। एक तरफ स्पेंडिंग कट हो रही है, गार्टनर की एक रिपोर्ट आई है जिनका मानना है कि इस साल के लिए जो स्पेंडिंग है उसके अंदर कटौती की गई है। स्पेंडिंग कटौती मतलब स्पेंडिंग हो रही है लेकिन जो उसकी ग्रोथ है वो 1.4% है, जो कि पिछली बारी 2.7% थी। तो आईटी की स्पेंडिंग में जरूर कमी देखने को मिली है, गार्टनर का अनुमान है। उन्होंने कहा है कि स्पेंडिंग जो हो रही है आईटी कंपनी की तरफ से या फिर जो वर्ल्ड वाइड उसमें कमी आई है, तो ये कंपनियों के लिए एक नेगेटिव सेटबैक हो सकता है घरेलू फ्रंट पर। दूसरी तरफ हेडविंड आएगा क्योंकि डॉलर के अंदर अब स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, वीकनेस आ रही है, और कंपनियों को फायदा तब होता है जब डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आती है। तो ये आईटी कंपनियों के लिए दूसरा हेडविंड हो सकता है। तीसरा हेडविंड आप ऐसे ही मान सकते हैं कि कंपनी ने हेज कर रखा था बाकी करेंसी से कंपैरिजन में कि अगर डॉलर के अंदर मजबूती नहीं भी आती तो बाकी करेंसी से उन्हें फायदा मिलेगा। यहां पर वो भी नहीं हो रहा क्योंकि रुपया जो है बाकी करेंसी से कंपैरिजन में भी स्ट्रांगली इमर्ज होकर आया, तो हेडविंड वहां से भी फेस होगा। क्रॉस करेंसी का एक जो प्रॉब्लम है वो जरूर फेस करेंगी कंपनी इस क्वार्टर के अंदर, ये इस क्वार्टर में भी और शायद Q1 Q2 के लिए भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़े, वो आगे के रुपए की चाल के ऊपर डिपेंड करता है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, जो रिन्यूअल हो रहे हैं, वो भी उस प्राइसिंग पर नहीं हो रहे जिस प्राइसिंग पे पहले हो रहे थे, अब वो डिस्काउंट्स पर हो रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है क्योंकि जो अमेरिकन पॉलिसी है उसके हिसाब से नए कॉन्ट्रैक्ट जो है लोअर लेवल पे लोअर प्राइसिंग पर रिन्यू हो रहे हैं, तो वो कंपनी की स्पेंडिंग और कट करेगा। तो ऐसी कुछ दिक्कतें जरूर है, लेकिन हाँ वैल्यू वाइज जो है शेयर अच्छे दाम पर अवेलेबल है, इसलिए भी एक अच्छी वैल्यू बाइंग यहां पर इमर्ज होते हुए दिखाई पड़ रही है। अलग अलग लेवल्स पे कंपनियां बायबैक भी कर रही हैं, सही दाम पर भी हैं। ठीक है, महेश आपसे ही मेरा सवाल होगा, एक तो एंजल इन्फोसिस पर अपना आउटलुक क्या रख रहा है, एक तो हमारे साथ वो आप शेयर कर लीजिए, और दूसरा ये जो आईटी कंपनीज पे सुमित हमको सारी चीज बता रहे थे, इसके हिसाब से आपको थोड़ा सा लग रहा है कि डोमेस्टिक प्ले आईटी रहे लेकिन डोमेस्टिक प्ले वाली कंपनीज को ज्यादा हमको फोकस करना चाहिए बजाय इस चीज का जिनका ग्लोबल एक्सपोजर 50% से ज्यादा है, उनके पास हम नहीं जाएं? फिलहाल आई थिंक जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म हेडविंड्स है वो बिल्कुल बरकरार रहेंगे आईटी सेक्टर के लिए। यस, आई थिंक जो सुमित सारे पॉइंट्स बता रहे थे, क्रॉस करेंसी हेडविंड्स, उससे इबिट और इबिट मार्जिन्स पे लगभग 50 से 60 बिप्स का फर्क पड़ सकता है, डिपेंड ऑन द हेजिंग पॉलिसी एंड द काइंड ऑफ मूव्स दैट वी हैव सीन रिस्पेक्टिव ज्योग्राफीज में। दूसरी बात यही देखनी चाहिए कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है आई थिंक वो क्लियरली इंडिकेट करेगा ये क्वार्टर में, और मैनेजमेंट कमेंट्रीज से बहुत साफ पता चलेगा कि कैसे कस्टमर्स देख रहे हैं आई थिंक पूरे सेक्टर को। तो मेरे ख्याल से आई थिंक BFSI, हेल्थ केयर, रिटेल, लाइफ साइंसेस, आई थिंक ये सारे क्षेत्रों में आई थिंक देयर माइट बी सम अमाउंट ऑफ स्टिकीनेस एज फार एज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इज कंसर्न। तीसरी बात, जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक एक टेम्पररी हेडविंड ऑल्सो कम्स इन द फॉर्म ऑफ Q1 Q2, क्योंकि सैलरी हाइक्स भी होने की पूरी आकांक्षा रहती है
आईटी कंपनियों के लिए यूटिलाइजेशन लेवल्स प्रॉब्ली स्टिल लैंग्वेज अराउंड 75 to 85% रेंज में डिफरेंट कंपनियों के लिए, और अट्रीशन भी आई थिंक एक बहुत बड़ा हेडेक रहा है इन द पास फॉर आईटी कंपनीज। सो सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है आई थिंक Q4 इज अ बेटर प्ले इन विच यू कैन प्रॉब्ली लुक एट मैनेजमेंट कमेंट्रीज। बट येस, आई थिंक जो डोमेस्टिक फोकस कंपनीज है आई थिंक दे आर अ लिटिल बिट बेटर ऑफ शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, इवन कंपनीज विच प्रॉब्ली हैव अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपोजर इन दी ओवरसीज मार्केट, जहाँ पे आई थिंक कंपटीशन इंटेंसिटी शायद कम हो इन द नीश ऑफरिंग्स दैट दे हैव गॉट। तो आईटी सेक्टर के लिए प्रॉब्ली आई थिंक वैल्यूएशंस वेरी वेरी अट्रैक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट फ्रंटलाइन स्टॉक्स के लिए डेफिनेटली आई थिंक वन शुड रियली वेट फॉर Q4 रिजल्ट्स टू कम थ्रू। गाइडेंस के हिसाब से इन्फोसिस मुझे लगता है आई थिंक 7 to 9% कांस्टेंट करेंसी में गाइड कर सकता है। नंबर्स शायद इबिट मार्जिन्स पे थोड़े सॉफ्ट है। HCL टेक इन आवर ओपिनियन कैन गिव द बेस्ट गाइडेंस इन CC टर्म्स ऑफ अराउंड 10 to 12%। ठीक है, लेकिन किसी का नुकसान किसी का तो फायदा होगा ही। रुपए की चाल अगर और स्ट्रांग हुई तो इंपोर्टर्स को फायदा होगा। अविनाश, ये बात सही कह रहा हूँ, क्या बाजार पे अब कुछ वही स्टॉक्स ट्रैक होंगे क्या जहां पर ओवरसीज एक्सपोजर ज्यादा है, या फिर जो इंपोर्ट करते हैं कंपनियां उनको बेनिफिट है डेफिनेटली? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ रजत, जो इंपोर्टिंग कंपनीज है उनके लिए तो डेफिनेटली अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जितना रुपया अप्रिशिएट होता है उतना उनके लिए रूपी टर्म्स में डेफिनेटली इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए। हालांकि अभी क्रूड की कीमतें वापस बढ़ने चालू हो गई है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रूड अगर ये लेवल पे भी स्टेबलाइज होता है और रुपया का एप्रिसिएशन जारी होता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे IOC है, BPCL है, HPCL है, यहाँ पे अच्छी बढ़त देखने की पॉसिबिलिटी है। हमको लग रहा है कि क्रूड का जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म रहेगा, क्योंकि ये जो ग्लोबल न्यू हेडविंड्स है वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सेटल होने की एक्सपेक्टेशन ज़रूर मार्केट्स को रहेगी। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि ये मेजर बेनिफिशरीज हो सकते हैं रुपया के एप्रिसिएशन से। सुब्रा, HDFC बैंक ना रकम जुटाना चाहता है बॉन्ड्स के जरिए। रकम बहुत बड़ी है, ये 50,000 करोड़ रुपया ये बॉन्ड्स के जरिए जुटाना चाहता है HDFC बैंक, और ये शायद 21 अप्रैल से ये कार्रवाई शुरू भी कर सकता है। HDFC बैंक पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? To be broadly, I think प्राइवेट सेक्टर बैंक में गिनो चुने अगर आप देखें तो आई थिंक HDFC बैंक एक डेफिनेटली कंसिस्टेंट जो भी रिजल्ट्स हम देखने को मिल रहा है, आई थिंक कंफर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तो आई थिंक ये जो भी यहाँ पर पूंजी जुटाने का इनका एक लक्ष्य है, तो आई थिंक ये सब काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन की ओर आई थिंक हिंट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड कर आए है, हो सकता है नियर टर्म पे थोड़ी बहुत स्ट्रेच्ड है, लेकिन होल्ड कर आई है। और प्रेफरेंस के तौर पे आई थिंक हमारा जो प्रेफरेंस यहाँ पर है इस स्पेस पे, खास करके इंडसइंड बैंक और येस बैंक, आई थिंक HDFC के ऊपर आई थिंक वहाँ पर एक प्रेफरेंस के तौर पे हमारी खरीदारी का रिकमेंडेशन है। ठीक है राजेश, ये अदानी के शेयर्स काफ़ी चले। अदानी ट्रांस आप कल देखें 15% ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर बंद हुआ। आज फिर से चलेगा या फिर आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन है अदानी ट्रांस? देखिए डिम्पी, मुझे लगता है ओवरऑल आप अडानी ग्रुप देखो तो उसमें बहुत अच्छा मोमेंटम आया है। अडानी एंटरप्राइजेस देखिए, अडानी पोर्ट देखिए, अडानी ट्रांस देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस इज द लेवल कि जहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए। अडानी ट्रांस की अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करें तो 62 63 का इसका एक टेक्निकल लेवल था कि जहाँ से उसने एक टेक्निकल बाउंस लिया है, और अभी 62 से लेके 3-4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही 94 का लेवल उसने हिट किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली ओवरबॉट टेरिटरी में है और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है ये बताने के लिए संदीप है। बताएं संदीप आप। देखिए, कल बाजार बंद होते हुए MP में लिकर बैन की खबरें निकल के सामने आई थी। उस पर 2 ब्रोकर्स की कॉल आई है। सबसे पहले मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने USL पर अपनी जो अंडर परफॉर्म रेटिंग है उसे बरकरार रखा है। 1600 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उनका कहना है कि इनके जो कुल वॉल्यूम है MP में वो करीब 3% के आसपास का वहाँ से योगदान आता है। तो छोटी अवधि में हो सकता है कि इनके जो रेवेन्यूज हैं उसके ऊपर खासा इंपैक्ट ना देखने को मिले, लेकिन हाँ उनका ये कहना है कि शराबबंदी से जिस तरह से शोर बढ़ रहा है पूरे सेक्टर में, उससे इस पूरे सेक्टर को लेकर चिंता बढ़ रही है और उस पूरे जो सेक्टर है उसका जो मुनाफा है वो बढ़ने की संभावना काफ़ी कम उनको लगती है, जिस वजह से इस पूरे सेक्टर की डी-रेटिंग हो सकती है। वैसे भी जब GST लागू होगा तो इनकी जो कीमतें हैं उसमें एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, तो उससे भी मांग पे असर देखने को मिलेगा और सेक्टर की बाकी कंपनी के मुकाबले इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं वो उनको काफ़ी महंगे नजर आते हैं, जिस वजह से अंडर परफॉर्म रेटिंग वो दे रहे हैं और टारगेट प्राइस जो दे रहे हैं वो 1600 रुपये का है। दूसरा कॉल आया है जेफरीज का। उन्होंने भी अपनी जो अंडर परफॉर्म रेटिंग है उसे बरकरार रखा है, 1812 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उनका ये कहना है कि जो शराबबंदी का फैसला आया उससे DIGO और उसके साथ साथ परनॉट जैसी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके ऊपर काफ़ी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि DIGO का भारत में कुल इनकी जो ग्रुप की सेल्स है उससे करीब 9% के आसपास का कंट्रीब्यूशन आता है। और MP का अगर आप देखें तो कुल जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर है उसका
कुल सेल्स में करीब 3% के आसपास का योगदान है। लेकिन उनका ये कहना है कि एमपी के बहुत जल्द एक ड्राई स्टेट बनने की जो संभावना है उनको काफ़ी कम नजर आती है। लेकिन यूएसएल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स पे अब भी वो अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रख रहे हैं 1812 के टारगेट प्राइस के साथ। तीसरा कॉल आया है यूबीएस का इप्का लैब्स के ऊपर। उन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, बाय से घटाकर न्यूट्रल करी है रेटिंग, टारगेट प्राइस 675 रुपये का दिया है। उनका ये कहना है कि इस कंपनी के ऊपर जो इम्पोर्ट अलर्ट लगे हुए हैं उसका समाधान होने में 2018 से पहले की संभावना उनको नजर नहीं आती है और यूएस के कारोबार दोबारा रिज्यूम होने में उनको लगता है कि H2 FY19 तक का जो समय है वो लगता है वो दिखेगा। HCQS इनका एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसमें भी प्राइस इरोजन हो रहा है जिस वजह से यूएस का जो कारोबार है उसमें दबाव भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ 3-4 नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिस वजह से यूबीएस ने इप्का लैब्स की रेटिंग घटाई है, 675 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ठीक है, इप्का लैब की यहाँ पे रेटिंग को घटाया गया है। तो मार्केट के अंदर कुल मिला के आपको आज थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना है, अभी तक के संकेत तो यही कह रहे हैं। संदीप, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब एक शेयर और पूछ लेते हैं अभी ट्रेड के हिसाब से कौन सा बेहतर है। सुब्रा, आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या हैं आज की? शुरुआती तौर पे एक कर्नाटका बैंक जहां पर हम लगातार एक कल के भी सेशन में हमने शॉर्ट कवरिंग रैली देखी, तो यहां पर खरीदारी का राय है 155 का टारगेट, 138 का स्टॉप लॉस। और दूसरा जिंदल एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जहां पर अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट बढ़े देखी थी कल हमने, तो हमारा मानना है कि शायद ये आज मोमेंटम में रह सकते हैं। तो 159 160 का टारगेट है और 145 का स्टॉप लॉस। और थर्ड एक नॉन एफएनओ आइटम JSL दैट इज जिंदल स्टेनलेस, जहां पर हम लगातार बाइंग देख रहे हैं और आई थिंक नियर टर्म में अभी भी ऊपर जाने की संभावना है। एक 90 का टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है और 77 का स्टॉप लॉस। कर्नाटका बैंक, OBC, दो ऐसे शेयर हैं जो कि लास्ट मिनट पे ऐड किए गए हैं, इस पे आप नजर रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस देखते हैं। नमस्कार, फर्स्ट ट्रेड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं और मैं डिम्पी कालरा। तो आज मीर मार्केट में वही है जो कल था, कुछ नहीं बदल रहा है। सिर्फ एक चीज़ बदल रही है कि हाँ, थोड़ा सा क्लैरिटी इस चीज़ को आ रही है कि आप छोड़ दीजिए इंडेक्स को, शायद वो मैनेजमेंट के तौर पे चला जाएगा, क्योंकि अभी तो क्वार्टरली नंबर्स भी हैं, तो पर्टिकुलरली कंपनी के रिजल्ट शायद ज़्यादा बड़ा प्ले करेंगे। तो इसलिए आप आज फिर से थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होइएगा और जी बिजनेस के स्क्रीन पर लगातार आपको कुछ एक बेहतर शेयर भी मिल रहे हैं। अभी तक के जितने भी हमको संकेत समझ में आए हैं उसमें ये बात क्लियर है कि एशियन मार्केट आज थोड़ा ठीक था सुबह, लेकिन धीरे धीरे उसमें फिसलाहट बढ़ी है। SGX निफ्टी आज आपकी सहायता नहीं कर रहा। ग्लोबल मार्केट से कोई भी ऐसा ट्रिगर नहीं है जो कहे कि आप ना केवल वो देश चले बल्कि भारत को भी हेल्प करते हुए दिखेंगे। तो ये ट्रिगर्स तो मार्केट के लिए थोड़ा लैकलस्टर है। हाँ, एक ही चीज़ मार्केट के अंदर थोड़ा प्ले कर रही है, वह लिक्विडिटी। अभी भी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को लेकर कोई बड़ी सुगबुगाहट हमको नहीं आती हुई दिखी है। और एक दूसरी चीज़ है कि वैल्यू बाय, क्योंकि अब क्वार्टरली नंबर्स है, तो वैल्यू बाय से शायद शेयर्स का जो इंडेक्स का मैनेजमेंट है वो आपको क्लियरली होता हुआ दिखे, बनस्पत इसके कि शायद आप इंडेक्स से कुछ पैसा कमा पाए। बिल्कुल, ये बात सही है आपकी। और देखिए, एक चीज़ है इन लेवल्स के आसपास आई थिंक आज के लिए भी मार्केट थोड़ा, अभी एक तो आज से रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है, उससे पहले संकेत आज जिस तरह के हैं मार्केट के लिए, इंटरनेशनल न्यूट्रल है। FIs, देखिए FIs का आंकड़ा हाँ अगर आप देखेंगे वैसे कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन FNO में आई थिंक इन्होंने बाइंग भी की है कुछ 860 करोड़ के आसपास की, तो थोड़ा सा हेज कर रहे हैं। वो DIs की तरफ से ख़रीदारी थी, तो ये कहना गलत होगा कि FIs डेजर्ट करने के मूड में है। लेकिन दो चीज़ें मैटर करेंगी, एक इंटरनेशनल क्यूज़, दूसरा इंडियन रिजल्ट्स कॉर्पोरेट्स के जो कि आज से आना शुरू होगा, और तीसरा और सबसे अहम ट्रिगर होगा रुपया। आज भी जो कुछ एक रिपोर्ट्स आए हैं उससे अगर आप देखें तो ये डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। जहाँ तक आज के ट्रेड की बात है, आई थिंक 9180, 9175 ये एक ऐसा लेवल है। अब देखिए 9164 पर निफ्टी है, शुरुआती टिक्स हैं, थोड़ा इसे टाइम देते हैं, बट ये लेवल मार्केट खुलने के बाद स्पॉट में अगर देखा ना तो ये बहुत अनकंफर्टेबल कर सकता है ट्रेडर को, क्योंकि ये आपकी 2 हफ्ते की जो मूविंग एवरेज है उसके भी नीचे चला जाएगा और ये अच्छा संकेत नहीं बनेगा मार्केट के लिए। बिल्कुल, इस बीच आप कुछ और इंडिकेटिव टिक्स भी देख पा रहे थे। एक्सिस बैंक तो करीब 11% नीचे दिख रहा था, हालांकि अर्ली टिक्स है, अभी थोड़ा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए सभी पे, लेकिन हाँ जिनमें आज न्यूज़ फ्लो है उस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक तो सुज़लोन पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसके अलावा रिलायंस पावर पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। कैडिला हेल्थ केयर की
मंजूरी मिली है इसको एक ZS के साथ USFDA की, इसका फायदा मिलेगा। HDFC बैंक रकम जुटाना चाहता है करीब 50,000 करोड़। इस बीच आप डॉलर रुपये क्वेश्चंस भी देख लीजिए, क्योंकि ओपनिंग टिक आया है उसमें करीब 10 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया आज खुला है 64-65 के आसपास अभी रुपया भी ट्रेड करते हुए, और जो पोल था उसमें ये कहते हैं कि 64 के नीचे भी चला जाएगा। बिल्कुल। चलिए, जमाल साहब हैं हमारे साथ, उनसे बेहतर कौन बता सकता है। मिस्टर मैकले, मॉर्निंग टू यू। Now you know that typically वो समय आ गया है when people start doing polls and then there are reports and reports are talking about weird levels. You know, 63 तो समझ में आता है, some are talking of 60 also. आपका experience क्या कहता है? Sir, my experience is only one thing, which is I don't know the future, and neither does anybody else. That's even better. That is the truth. That is the truth, right? So I mean, you have to understand that one thing that seems true is that RBI appears to be more comfortable with a little more volatility compared with, let us say, 1 year or 2 years ago. We are seeing it in the market, right? So we also have to understand that the market can be more volatile. Now, volatile ka matlab kya hai? It can go in both directions. Right now, it is getting stronger. You remember in February, everybody said 70 rupees, right? Today, everybody is saying 63, 61, etc., etc. I think, you know, my personal view is things are looking pretty good for India. You know, global economy also looks quite, you know, steady. So certainly there is a risk that the rupee could strengthen. On the other side, this is life, right? There could be drama of any kind. This whole natak that has started between US and Syria and Russia could explode at any time. So you have to understand that, but the fact, this is the nature of markets. You can never know what is going to happen. So if you are a business that is trying to have a risk in foreign exchange, you have to have a way of protecting yourself that doesn't depend on what you think, because nobody can think about the market. That's my belief. Right. You know, secondly, Mr. McLay, ये आपने काफी सही कहा that actually the geopolitical situation is also creating an overhang as far as currency movement is concerned. Now, if we look at the kind of inflows that India is witnessing, especially in the equity markets, I mean, is there any factor of predictability that if these kind of flows continue for, let's say, 1 or 2 more months, then probably that range looks possible wherein rupee could be between 64 and 62 somewhere? Sir, I would say, because events can happen at any time, I would say the range over the next, I mean, you have to look at below 63 on the one side, and you have to look at above 66 on the other side, right? And if you are looking for longer term, you will laugh. You have to go, I would say the 1 year range would be 60 to 70, right? Or I would say 60 to 72. But I mean, what use is that, right? You can't take a decision based on that. But you can't really make a tighter range than that. Because it's, you know, I mean, you can say anything you like, right? But in terms of reality, the truth is, you know, it is going to be very volatile. That's true. Volatile times. Absolutely. All right. Thank you so much, sir. Thank you. Oh, good luck. ये थे जमाल मैकले, एक जाने माने आई वुड से रूपी एडवाइज़र, और उनका भी यही व्यू था कि फिलहाल काफ़ी वॉलेटाइल है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने अहम कही जो कि देखने को मिल भी रही है करेंसी मार्केट में, कि आरबीआई पहले के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब देखिए वॉलेटिलिटी से, नहीं तो पहले मुझे याद है कि 20-22 पैसे का मुंह आते आते तो आरबीआई की तरफ से ऐसा इंटरवेंशन आता था। और ये मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर डी सुब्बा राव के ज़माने की। ही वॉज सो कंजर्वेशनिस्ट कि 20-22 पैसे का मुंह आ गया किसी दिन तो उस दिन तो हड़कंप मच जाता था करेंसी मार्केट में। अब यू नो मार्केट हैज स्टार्टेड टेकिंग इट इन इट्स स्ट्राइड। खैर, इस पर और बात करेंगे। फिलहाल रजत के पास चलते हैं। आज के लिए 10 ट्रेड कौन से हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं, वो जानते हैं। बताइए रजत। पहला ट्रेड होगा लॉयड इलेक्ट्रिक, क्योंकि सीसीआई से मंजूरी मिली है हेवल्स लॉयड इलेक्ट्रिक डील को, जिसमें हेवल्स लॉयड इलेक्ट्रिक का कंज्यूमर ड्यूरेबल कारोबार खरीदना चाहती है। उसका पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लॉयड इलेक्ट्रिक पे आज 258 का टारगेट है, 250 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करे। रिलायंस डिफेंस इसलिए क्योंकि आज तिमाही नतीजों का दिन और एबिटा घाटे से मुनाफे में कंपनी आ सकती है।
इनफैक्ट यहाँ पर जो टारगेट है वो 70 का नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट, रिजल्ट्स बेहतर रह गए तो उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। स्पाइस जेट, अजय सिंह ने सेबी के साथ जो है मामला सुलझाया है 2 लाख रुपए में, और शेयर में 3 दिन से बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल रहा था। उसके बाद निचले स्रोत से कल एक रिवर्सल बनता हुआ नजर आया। स्ट्रॉन्ग मूव था कल एविएशन स्टॉक्स में, ये और तेज हो सकते हैं। स्पाइस जेट पे 99.5 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें, 96 का स्टॉप लॉस। सुजलॉन रिपीट ऑर्डर है यहाँ पर 50.4 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए, पॉजिटिव खबर सुजलॉन के लिए। 21.5 का टारगेट है, 19 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। श्री इंफ्रा फंड कंपनियों के लिए अलग से बैंक लाइसेंस की योजना है सरकार की। ये एक पॉजिटिव सेक्टर, एक पॉजिटिव ड्राइवर है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। श्री इंफ्रा पॉजिटिव हो सकता है। 86 का टारगेट है, 83 का एक स्टॉप लॉस। यहाँ पर तो वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है। जेन इरिगेशन, बाजार की गिरावट में शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। अप्रैल में ताजा खरीदारी, मई वायदा में भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है जेन इरिगेशन में सीरीज में। आज खरीदते हैं तो 104 का टारगेट है, 100 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। दीपक नाइट्राइट स्ट्रॉन्ग मूवर, अब तक के स्तर पे पहुंचा है। केमिकल शेयर्स पे खरीदारी देखने को मिली है और ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक अच्छा पैटर्न शो कर रहा है। टेक्निकल कॉल है, 146 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें, 138 का स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। चाय कॉफी शेयर्स कल के सत्र में अट्रैक्टिव बेट साबित हो रहे थे। हैरिसन मलयालम पे बेट लगा सकते हैं आप, 93 का टारगेट है, 88 का स्टॉप लॉस। मोमेंटम कॉल है ये भी। एक इंटरेस्टिंग पिक है संख्या इन्फोटेक, छोटे मझौली जो आईटी कंपनियां हैं वहां पर काफी स्ट्रांगली बाइंग इमर्ज हो रही है। इसमें टारगेट है 65, 59 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और आखिरी में फाइनेंस सेक्टर को ना भूलें, बजाज फिनसर्व ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहा है। Q4 नतीजे बेहतर रहने का अनुमान है। बजाज फिनसर्व पे 4520 का टारगेट है, नेक्स्ट 4350 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। ठीक है, 10 के 10 शेयर आपको मिल चुके हैं। और इस बीच क्योंकि मार्केट में जब भी थोड़ी कंफ्यूजन हो तो आपको थोड़ा सा और जानकार जोड़ लेने चाहिए, और हमारे पास सबसे बड़ा पैनल इस समय है, आप जिनसे समझ सकते हैं कि बाजार के अंदर क्या करना चाहिए। टेक्निकल हमको राजेश समझा रहे हैं, मरीश जोशी एंजल से हमारे साथ बने हैं, साथ ही सुनील सुब्रमण्यम भी हैं सुंदरम फाइनेंस से, और साथ ही सुब्रा से भी हम समझ रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट्स के अंदर इस समय क्या करना चाहिए। लेकिन इस बीच क्योंकि फ्रीज हो रहे हैं निफ्टी के पॉइंट्स, तो एक बार आप देख लीजिए 3 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी फ्रीज हुआ है। इट्स अ गुड साइन। जब पहला टिक आया था तो 25 अंक नीचे था, लेकिन निफ्टी 50 अब 3 अंक की बढ़त के साथ फ्रीज हुआ है, तो एक अच्छा साइन है शुरुआती टिक पे कि एसजीएक्स निफ्टी के थोड़ा सा कंटेन होके ये आज बढ़त दिखा रहा है। कुछ एक और शेयर देख लीजिए, एक तो सुजलॉन जिसको एक ऑर्डर मिला है 50 मेगावाट का, वो कितना ऊपर खुल रहा है। इसके अलावा आपको देखना होगा ड्रेजिंग कॉर्प, ये करीब 0.25%। ड्रेजिंग कॉर्प में हड़ताल है, हालांकि सरकार इसमें स्ट्रेटेजिक बिक्री को आगे बढ़ रही है, इसलिए कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं, ये करीब 0.25% है। रेडिंगटन इसमें एक सब्सिडरी है, उसमें हिस्सा बेच रहा है इसका एक पार्टनर, ये 1.5% ऊपर है। आपको हेवल्स पे ध्यान रखना होगा, लॉयड पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि सीसीआई की मंजूरी आई है। हालांकि हेवल्स पे कुछ खास नहीं, लेकिन लॉयड इलेक्ट्रिक पे एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल रहा है, करीब 0.1% का है। आरती इंडस्ट्रीज पे 75 करोड़ रुपए का R&D यूनिट लगा रहे हैं, ये करीब 1.5% ऊपर है। इसके अलावा इंडिगो, ये 999 का स्पेशल फेयर उन्होंने शुरू किया है, कल तक का आखिरी समय है, 1 से 30 मई तक आप ट्रेवल करेंगे, ये 1.5% ऊपर। कल भी एविएशन चल रहे थे। पीएनबी पे ध्यान रखें, 1300 करोड़ का इनका क्लाइंट है, डिफॉल्ट कर सकता है, तो शायद यहां पे इन्होंने एक शिकायत जो की है सीबीआई को, अब इसका असर अभी कुछ खास है नहीं। गेल पे आपको ध्यान रखना है, सप्लाई मिलेगी इसको एलएनजी की। एचडीएफसी बैंक 50,000 करोड़ जुटाना चाहता है बॉन्ड्स के जरिए, और साथ ही वेदांता जिसमें इंटीरियम डिविडेंड 17.5 का एक्स डेट है। तो ये कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर शेयर्स हैं जिनमें न्यूज फ्लो है। बिल्कुल। खैर चलिए, अब ये जो संकेत आया है ना, उसके आधार पर एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। यू नो नाउ आई थिंक दिस हैज ट्रिकल डाउन टू द ग्राउंड जीरो। आज से Q4 नंबर्स की शुरुआत हो रही है, एंड दे विल सेट द टोन एज फार एज इंडियन मार्केट्स आर कंसर्न। क्विकली, आपकी एक्सपेक्टेशन इससे पहले क्या है इस समय? ऑडियो लिंक गया आई थिंक, चलिए उन तक आवाज़ नहीं पहुंचे, हम फिर से उनके पास चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच एक बार निफ्टी के जो गेनर्स हैं ना, उनको देख लेते हैं। टाटा मोटर्स है आधे % ऊपर, ONGC, डॉक्टर रेड्डीज, BPCL, RIL ये करीब आधे % ऊपर है, टाटा पावर, टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल, इस पर देखिए अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है। इंडियन ऑयल और BPCL के बीच आप इस समय मयूरेश किसे पिक करेंगे? मॉर्निंग मीर, मेरे ख्याल से आई थिंक इंडियन ऑयल की जो बिजनेस मॉडल है, एन्यूटी बेस्ड इनकम है, उनके पाइपलाइन से थ्रूपुट में इंक्रीज होने की काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि इनकी जो नई फैसिलिटी है जो कमीशन होगी, फुल्ली कमीशन होगी रादर FY18 में, और जो नेल्सन कम्प्लेक्सिटी इज मोर देन 13, मेरे ख्याल से विल ऐड सब्सटेंशियली बोथ टू द GRMs, और GRMs में काफ़ी स्टेबिलिटी ला सकती है।
सेकंड जो पेटकेम बिजनेस है, पेटकेम बिजनेस में भी आई थिंक बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। एंड विद स्टेबिलिटी हैपनिंग इन दीज टू बिजनेसेस अलॉन्ग विद प्राइसिंग, मुझे लगता है जो रिफाइनिंग, कोर रिफाइनिंग का बिजनेस है एज वेल एज थ्रूपुट इन टर्म्स ऑफ द एन्युटी पाइपलाइन, वहाँ पे डेफिनेटली आई थिंक एक इंक्रीज देखने मिलेगा। सेकेंडली आई थिंक जो सेंसिटिविटी है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग मार्जिन स्पेसिफिकली डीजल को लेके, इट्स अराउंड 1.6 रुपीज़ लीटर। हमारी आकांक्षा है कि दैट इंक्रीज अराउंड 1.8 1.85 ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अर्निंग्स के सेंसिटिविटी में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि अब तक क्रूड फॉइल की वजह से डेट रिड्यूस हुआ है, देयर इज नो सब्सिडी रिकवरी हैपनिंग, नो अंडर रिकवरीज that are supposed to come through from OMCs. तो आई थिंक OMC पूरा ही पैक अच्छा लग रहा है, बट IOC probably still stands out, क्योंकि जैसे नई कैपेसिटी कमीशन होगी, फुली कमीशन होगी, मेरे ख्याल से आई थिंक इंक्रीमेंटल एडिशन होगा अर्निंग्स पे along with increase in diesel marketing margins. तो आई थिंक IOC is something that I will still prefer and remain very very positive about. इस बीच सुनील सुब्रमण्यन से हमारा संपर्क बन गया है। सुनील, शुक्रिया बल तो समय देने के लिए। ओवरऑल इस बार जैसे मिहिर अभी कह भी रहे थे कि Q4 के नंबर्स पे अब मार्केट पूरा कंसंट्रेट करने लगेगा। बीइंग एज एन फंड हाउस, आप इस नंबर्स को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? ये नंबर्स आपके लिए एक एंट्री का लेवल बनने वाला है या फिर एक एग्जिट का लेवल बनने वाला है मार्केट से? नहीं, हमारे लिए ये Q4 का नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिनकी गाइडेंस जो कंपनीज देने वाले हैं इस साल के बारे में। तो ये Q4 का रिजल्ट्स में जो टॉक आती है, हर कंपनी जो कहेगी कि ये पिछला साल तो थोड़ा डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट दिखेगा, थोड़ा इनिशियली अपना कमोडिटीज का डाउन था, फिर अप था, तो एक मिक्स्ड ईयर ही रहेगा। रिजल्ट्स आप देखेंगे एक यूनिफॉर्म नहीं आएंगे, मगर हर कंपनी अपने फ्यूचर के बारे में क्या बता रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें एक्विजिशन करना ही है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक फ्लोस इतने स्ट्रांग है, तो बिकवारी की बात ही नहीं है, खरीदारी की बात है। पर कौन से शेयर्स कौन से सेक्टर में खरीदना है, उसको हम ये गाइडेंस लेकर हम डिसाइड करेंगे। वैसे कहाँ पे आपका अपना मन बैठता है कि यहाँ पे खरीदारी होनी चाहिए, सुनील? शॉर्टर टर्म माने एक 12 to 18 मंथ टाइम फ्रेम में कंजम्पशन का स्टोरी ही बहुत स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के कारण जो पिछले साल जो पॉजिटिविटी आए थे कंजम्पशन के बारे में, चाहे वो पे कमीशन की रिलीज हो, चाहे वो अच्छे मानसून की बात हो, दोनों का असर पूरा दिख नहीं पाए हम। इसलिए हम इस फेस्टिवल सीजन से समझ रहे हैं कि बिल्कुल कंजम्पशन बहुत जारी रहेगी और स्ट्रांग टॉप लाइन ग्रोथ कंजम्पशन सेक्टर में दिखना लगेगा। तो कंजम्पशन डेफिनेटली हमारे रेडार के ऊपर होगी। सेकेंड चीज़ यह है कि ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत मजबूत लग रहे हैं, क्योंकि एक डिमोनेटाइजेशन का उनका पॉजिटिव बेनिफिट आया था, फिर रेट्स ईज हो रहे हैं, तो डिमांड फॉर कंज्यूमर लोन्स और ऐसे प्रोडक्ट्स भी बढ़ेंगे। तो एनपीएस का भी कुछ सुधार का बात हो रही है। आरबीआई भी अभी 15 अप्रैल को कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है, तो एक ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन एनपीएस सिचुएशन भी दिख रहा है। तो सेकंड सेक्टर जिसमें हम बहुत बुलिश है वो है ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस। अच्छा मिहिर, अभी आपको मार्केट की ओपनिंग बताएंगे, लेकिन इससे पहले सुनील एक और चीज बता दीजिए, आईटी पे आपका आउटलुक क्या है? देखिए, आईटी पे हम एक लॉन्ग टर्म तौर से जो भी फंड्स में पैसा है डेफिनेटली खरीद रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हेडविंड जरूर है, एक तरफ रुपये की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, दूसरी तरफ H1B वीजा की इशू है, मगर लॉन्गर टर्म में हम बहुत बुलिश है, क्योंकि ओवरऑल आईटी सेक्टर की ग्रोथ वर्ल्ड वाइड बहुत मजबूत है। और अल्टीमेटली अगर यूएस में ग्रोथ वापसी की दिख रही है, तो अल्टीमेटली आईटी का उधर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। चाहे वो H1B के कारण वो अमेरिका से काम करने पाए, मगर बाहर से काम करवा के अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। तो हमारे व्यू में, एक लॉन्ग टर्म व्यू में, आईटी का ये जो करेक्शन और अभी नियर टर्म में जो हेडविंड्स दिख रहे हैं, वो एक अच्छी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हम खरीदते ही रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, खैर एक बार मिड कैप को देखते हैं, बिकॉज आई थिंक यहाँ पर कंफर्ट लेवल मार्केट का थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये कंफर्ट जब तक रहेगा वो मार्केट के लिए भी अच्छा है। तो मिड कैप में देखिए, मिड कैप इंडेक्स तो 23 पॉइंट ऊपर रुका है 17,495 के लेवल पर, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल मार्केट खुलने वाला है और निफ्टी 9184 पर जाकर रुका था, इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपनिंग एक्सपेक्टेड भी है। लेकिन हाँ, आज थोड़ी सेंसिटिविटी मार्केट की 9180, 9175 इस रेंज को लेकर रहेगी, और इसके ऊपर टिकना कुछ हद तक ज़रूरी है, बिकॉज निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों ही काफ़ी फ्लैट संकेत यहाँ पर देते हुए, निफ्टी बैंक पर भी देखना होगा कि ये इसका भी देखिए 21,800 का जो लेवल है ना, वो कुछ हद तक क्रूशियल है यहाँ पर, और ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। वहाँ तक अगर निफ्टी बैंक जाता है बड़े रिजल्ट्स आने से पहले, तो ये एक अच्छा संकेत बनेगा। लेकिन फिलहाल 21,500 के आसपास ये भी कम से कम आज कोई मोमेंटम देने वाला नहीं है, बड़ा ऐसा लग रहा है। खुला है मार्केट 9188 पर, तो 6 पॉइंट ऊपर फिलहाल निफ्टी है। 9185 का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है,
और सेंसेक्स करीब 35 पॉइंट ऊपर 29,600 के नीचे अब सेंसेक्स है 29,584 का लेवल है। निफ्टी लाल निशान में 9176 पर इस समय ट्रेड करते हुए। गेनर्स देख लेते हैं। इन्फोसिस करीब 1% ऊपर है, ONGC 0.25, BPCL, HCL टेक ये कुछ है ना काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज है, टाटा पावर ये और एक काउंटर है जहां पर अच्छी मजबूती है। भारतीय इंफ्राटेल इस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और साथ ही IOC इस पर मजबूती देखने को मिल रही है। OMCs तो खैर सारे ही ऐसे हैं जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं। लूजर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, जी एंटरटेनमेंट, बजाज ऑटो, हिंडाल्को ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि लाल निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है 9183। अब कुछ एक पॉकेट्स को देख लेते हैं। पहले एक बार देखते हैं मिड कैप को, क्योंकि कल भी कन्वेक्शन थोड़ा ठीक ठाक मिड कैप में था। देखिए आज भी 1/4% की तेज़ी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है और जो टॉप गेनर्स हैं एविएशन स्टॉक्स तो सारे मजबूत है ही। इनफैक्ट इंटरग्लोब एविएशन जो है वो इस समय टॉप गेनर है मिड कैप का। इसके अलावा सुजलॉन, RBL, BEL, पेट्रोनेट LNG, बाटा, DCB बैंक ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। लूजर्स जो हैं जहां पर लाल निशान देखने को मिल रहा है इसमें इप्का लैब्स है, डिश टीवी, हिंदुस्तान जिंक, थर्मैक्स ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान इस समय देखने को मिल रहा है। अब एक बार देख लेते हैं कैश के गेनर्स को। कैश में आज क्या कोई आई कैचिंग काउंटर्स हैं देखते हैं एक बार। जहां पर तो इंडिया बुल्स है ये करीब 4% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। टाटा स्पॉन्ज है, थॉमस कुक, यूनिटेक, JM फाइनेंशियल ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि ठीक वॉल्यूम्स के साथ शुरुआती दौर में अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। HCL इन्फो सिस्टम्स और एक काउंटर है जहां पर अच्छी मजबूती। JM फाइनेंशियल्स को एक बार देखते हैं। 91 लाख शेयर्स का ट्रेड यहां पर हुआ है। काउंटर करीब 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है 101 के लेवल पर और 91 लाख शेयर्स का ट्रेड यहां पर। इस बीच एडवांस डिक्लाइन पे देख लीजिए आप, ऑलमोस्ट 4 गुना है डिक्लाइन से भी फिलहाल 350 और एडवांसेस करीब 850 का है। तो एडवांस डिक्लाइन मार्केट के फेवर में है। एक अच्छी चीज़ आज SGX निफ्टी और निफ्टी में ये दिखी कि SGX निफ्टी को हम अपने अंदर नहीं लेके आए बल्कि निफ्टी ने अपने लेवल्स के साथ ओपनिंग की है। अब क्योंकि कोर नंबर्स पे ही बाजार चलेगा इसलिए आप ठीक नंबर से पहले एक तो इन्फोसिस आज पॉइंट टू बी नोटेड होगा। रिलायंस डिफेंस के आज नंबर्स आने वाले हैं, ये भी आज थोड़ा सा चलता हुआ दिख रहा है क्योंकि 0.1% ऊपर है। इसका अदर इनकम वाला हिस्सा हटा देंगे तो शायद नंबर्स आपको और ज़्यादा बेहतर इस बार में आपको दिखेंगे। एक दो शेयर्स आप और देख लीजिए जो फ्रंट लाइन के शेयर्स हैं अच्छा चल रहे हैं। उसमें रेडिंगटन है, ये ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पे है। मार्क्सन्स में कल 483 का एक आया नोटिस लेकिन ये चला अपनी एक दवा के मद्देनजर, तो आज भी करीब 2.5% ऊपर है। रुपए का बेनिफिशियरी कैसे चलाता है वो है कॉक्स एंड किंग, ये करीब 0.3% ऊपर है। आज का टुडेज ट्रेड SMS फार्मा है, ये भी ऑलमोस्ट अभी 3% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और इसमें आज 100 रुपए तक का टारगेट भी आपको दिया गया है। MRPL और बजाज इलेक्ट्रिकल ये कुछ एक ऐसे और शेयर्स हैं जहां पे एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी है। कुछ एक मझोले शेयर और देखिए जिनमें एकदम से बढ़त वापस आती हुई दिख रही है। उसमें आप देखेंगे एक तो कॉक्स एंड किंग, वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, इनस्विफ्ट लैब है और इसके अलावा पदमजी इंडस्ट्रीज है, ये भी करीब 10% अभी ऊपर है। इसके अलावा आप और देखेंगे तो एक मेगासॉफ्ट के नाम से कंपनी है, ये भी 5% ऊपर है। JM फाइनेंशियल जिसके भी डील लगी है ये भी करीब अपने डील साइज जहां से हुआ है 98 पे वहां से 2.5% ऊपर आई है। इसके अलावा जो शेयर चल रहे हैं उसमें आप और दो शेयर देखें, उसमें आर्चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, पता नहीं क्यों चल रहा है, आज भी 4% ये ऊपर है और ये पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी स्ट्रांग मूव दिखा चुका है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स जहां पे एक अच्छा मजबूती देखने को मिल रही है, उसमें एक तो ऑर्किड फार्मा है, ये 2% ऊपर है। गुजरात अपोलो ये 3% ऊपर और नौसिल ये भी करीब 3% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। ये टिपिकली वो सारे मिड कैप के शेयर्स हैं जहां पे अर्ली टिक्स काफ़ी स्ट्रांग आते हुए दिखे हैं। राजेश, ये जो अर्ली टिक्स आए हैं उसमें एक आप दो शेयर्स देखिए, एक तो आर्चीज, ये कितना और चलने वाला है, ये करीब 30% तो चल चुका है बिना किसी न्यूज फ्लो के। देखिए आर्चिस की जो रैली हमने देखी वो रफली 23-24 से लेके देखी और रफली अभी जो उसका प्राइस है दैट इज समवेयर नियर 35। देखिए एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न इस ये रैली कैन एक्सटेंड फर्दर अप टू 38 रुपीज़। सो ये फ्रेश लॉन्ग थोड़ा लेना यहाँ पे डिफिकल्ट होगा क्योंकि आर्ली चार्ट पे इवन ऑन द डेली चार्ट इट इज ट्रेडिंग इनटू एक्सट्रीमली ओवरबॉट टेरिटरी। सो लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर पोजीशन यहाँ पे है तो आप इसे बनाए रखें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 34। अपसाइड में आपको जो प्रॉफिट टेकिंग करना है वो रफली 38-38.50 के आसपास आपको करना है। एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट को देखते हैं।
ये करीब 1.25% ऊपर 784 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। गोज विदाउट सेइंग इस समय दुनिया का सबसे महंगा रिटेल स्टॉक है रिटेल ऑपरेशंस में, लेकिन हाँ 785 के आसपास वैल्यूएशन वाइज ये सबसे महंगा स्टॉक है, नॉट बाय मार्केट कैप ऑब्वियसली। लेकिन अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। जेएम फाइनेंशियल इस बीच देखिए 7.5% ऊपर, 1% इक्विटी ट्रेड हुई है और ये 7.5% ऊपर है। नई लिस्टिंग्स में आज भी वही आलम है। बीएससी 1% ऊपर, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट 3.25% ऊपर, एवेन्यू की हमने बात की, ये मजबूती दिखा रहा है। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट भी मजबूती दिखा रहा है, करीब 1% ऊपर, और ये भी इस समय ट्रेड कर रहा है। तो जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स है उन सब में ठीक रुझान देखने को मिल रहा है। You know, Sunil, though I know you won't speak stock specific, but primary market has shown momentum, and in fact listing के बाद भी at least recently listed जो stocks हैं या फिर companies हैं उसमें there is lot of appetite. इसे हम एक normal distribution माने with people who are left out, जिन्हें allot नहीं हुआ था, या फिर this is a strong buying coming in? देखिए सिचुएशन ऐसी है कि इंडियन मार्केट इज स्टिल बहुत शैलो है इन टर्म्स ऑफ आवर टोटल जीडीपी। मार्केट कैप टू जीडीपी की रेशियो बहुत कम है, तो अपने मार्केट में और ऐसे नए स्टॉक्स लिस्ट होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी डेप्थ मिलती है मार्केट में। और अब सिचुएशन ऐसी है कि एक रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो इक्विटी मार्केट्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आई है, उसका कारण दो है। एक तरफ है कि ओवरऑल पर कैपिटा इनकम्स इंडिया में बहुत बेहतर 1000 रुपीज़ से जाकर अभी 1500 रुपीज़ के लेवल पर आ गए हैं। सेकेंड चीज़ है पे कमीशन के कारण जो पैसा सभी लोगों के अकाउंट्स में आ गया है। तीसरी चीज़ डिमोनेटाइजेशन, और चौथी चीज़ ये है कि हर्डल रेट जो एक आम व्यक्ति के लिए होती है कि बैंक डिपॉजिट में मुझे क्या मिले, मुझसे उससे बेहतर अभी, क्योंकि एक तरफ बैंक डिपॉजिट नीचे रोज नीचे गिरते आ रही है, अभी 3 साल का अब देखिए 6.5% ही मिल रहा है। तो इक्विटी मार्केट से अगर इवन डबल डिजिट रिटर्न की एक गुंजाइश होगी तो ऑटोमेटिकली पीपल वहां पे पैसा डालेंगे। तो दिस इज अ ड्राइव को डिमांड ड्रिवन ड्राइव है, और ऐसे डिमांड में लेकर जो कंपनीज अच्छी परफॉर्मेंस ऑलरेडी कर चुकी है अपने ओन फंड से, उनको अभी मार्केट में टैप करके और स्केल अप करने के लिए बहुत जबरदस्त मौका है। मैंने फाइनेंशियल सेक्टर की बात करी थी, क्योंकि वहां पे देखिए अभी इंश्योरेंस कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, अभी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, ऐसे नए नए क्षेत्र जो खुले हैं जो 10-15 साल पहले कोई नाम ही नहीं था कि ऐसे कंपनीज आ सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो इंडियन मार्केट में पोटेंशियल की नए नए तरीके के कंपनी के आके लिस्ट करके और एक रिटेल इन्वेस्टर को थ्रू म्यूचुअल फंड्स और थ्रू डायरेक्ट उनमें पार्टिसिपेट करने का जो मौका आज दिख रहा है, एक स्वीट स्पॉट हम कह सकते हैं। तो ये एंटायरली एक डिमांड ड्रिवन है, और ऐसे प्राइस डिस्कवरी होने के कारण हमारी मार्केट की बहुत मजबूती मिल सकती है। वैसे 2 शेयर मैं आपको वापस दिखाना चाहूंगा। एक तो जेएम फाइनेंशियल, जिसमें अभी एक ब्लॉक डील हुई थी, 90 लाख से ज़्यादा शेयर्स थे, वो हुए थे 98 पे, लेकिन अभी ये 106 हो चुका है। तो डील लगते ही ये शेयर करीब करीब 8 रुपये चला, यानी कि 7% उस डील के बाद हुआ है। एक और शेयर देखिए, आदित्य बिरला मनी, आप इसका सिर्फ और सिर्फ वीकली चार्ट लगाइए 7 दिन का, आपको पता लगेगा 7 दिन के अंदर 5 दिन तो इस सर्किट पे ही था। पहले 20% के लग रहे थे और अब करीब इसमें 10-10% के सर्किट लगे हैं। ये 30-40 रुपए से शेयर चलकर आज 62.5 का तो हो ही चुका है। अब मयूरेश, क्योंकि इस बार के रिजल्ट सीजन में ऐसे कुछ एक थेमेटिक शेयर्स चल सकते हैं, आपकी आप आइडियोलॉजी के लिए क्या बाय कर रहे हैं इस रिजल्ट सीजन को ध्यान में रखते हुए, और किस में अभी कुछ नहीं करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं मैनेजमेंट की कमेंट्री? सो लार्जली अगेन डिप्पी, जैसे मैंने कहा, आई थिंक आईटी कंपनियों के मैनेजमेंट कमेंट्री सुनना बहुत जरूरी होगा, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, DMO, REMO, and what global headwinds they are facing. So I think that is one sector where I'll watch out for management commentary. But largely I think banking और financial क्षेत्र, अगर हम बोले private sector banks, large public sector banks, housing finance companies, small payment banks, microfinance companies, मेरे ख्याल से the worst probably in terms of Q3, Q4 is probably in the price, और जिन्होंने इतना asset quality pressures recognize किए हैं बैलेंस शीट के ऊपर, slowly and steadily I think वो alleviate होते जाएंगे। consumer discretionary as a theme should bounce back very very strongly। इसमें चुनिंदा स्टॉक्स में वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों देखने मिलेगी, और हालांकि हमने इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जरूर देखा है ये क्षेत्र के लिए, आई थिंक प्राइस थ्रू
pass through has probably happened in a few of the stocks that we are probably looking at. तो मुझे लगता है I think consumer discretionary, autos, auto ancillaries, FMCG, I think we'll be having a very strong growth. Capital goods or IT specifically, I think मैं देखना चाहूँगा what the management commentaries are saying in terms of the future outlook. और telecom generally I think should have a lot of pain in this quarter going ahead as well. बिल्कुल। चलिए मयूरेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एक बार लिकर स्टॉक्स को देखते हैं।